स्टूडेंट्स, हम आज फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो कि जेएनवी में आपकी सीट को पक्का करेंगे। और आज बात करनी है हमें चैप्टर नंबर 7 की, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ अडोलोसेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एज रेंज फॉर अडोलोसेंस? मतलब किशोरावस्था की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, है ना। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था बच्चों, तब हमें पता है हर एक एज ग्रुप का, हर एक जो हमारे लाइफ में फेज आता है उसका एक एज ग्रुप होता है ना। हम बूढ़े एकदम नहीं हो जाते, पहले हम इन्फेंट होते हैं, फिर हम चाइल्डहुड में आते हैं, फिर अडोलोसेंस आता है, प्यूबर्टी आता है, देन ओल्ड एज आती है। तो कोई एक एज ग्रुप है जो कि हर एक फेज के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यहाँ पर अडोलोसेंस का, किशोरावस्था की आयु सीमा का क्वेश्चन पूछा गया है। आसान है, 18 to 13 ईयर्स, 10 to 19, 12 to 20 या फिर 11 to 16 वर्ष की उम्र जो है अडोलोसेंस के लिए कंसिडर की जाती है। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? 8 से 13 साल का बच्चा तो अडोलोसेंस नहीं कहलाएगा, राइट। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 10 to 19। मतलब जैसे ही आप टीन एज में एंटर करने वाले होते हो, कौन से टीन एज होते हैं? जैसे 12 टीन नहीं लगाता, लेकिन 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, से लेकर बच्चों 19 ईयर्स जो एज है, मतलब हम उनको क्या बोल सकते हैं? टीन एज भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनको हम टीन एजर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अडोलोसेंस बिगिन विद व्हिच बायोलॉजिकल प्रोसेस? किशोरावस्था किस जैविक प्रक्रिया से शुरू होती है? क्या ऑनसेट होता है, मतलब सबसे पहले क्या चीज आएगी उसके बाद ही किशोरावस्था स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहला दिया हुआ है माइटोसिस, प्यूबर्टी, मेनोपॉज एंड फर्टिलाइजेशन। माइटोसिस यौवन आरंभ, प्यूबर्टी रजोवृत्ति या फिर निषेचन। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमें पता है माइटोसिस यहाँ पर नहीं होता है, ना ही यहाँ पर मेनोपॉज की कंडीशन होगी और ना ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्यूबर्टी, मतलब यौवन आरंभ। अब आप लोग अपने यौवन की तरफ बढ़ रहे हो, किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Which gland secretes hormone that initiate puberty? अब ऐसा कौन सा हॉर्मोन्स है? हमें पता है बच्चों कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हॉर्मोन स्रावित करती है, जो यौवन आरंभ की शुरुआत करवाते हैं। हमें पता है हर एक चीज हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में काम करती है। मतलब जब कोई हार्मोन सीक्रेट होगा, कभी कोई ग्लैंड, हमारी जो ग्रंथि है वो हार्मोन को सीक्रेट करेगी जो कि केमिकल सब्सटेंस है, तभी हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर उस ग्रंथि का नाम पूछा गया है, उस हार्मोन या फिर ऐसी ग्रंथि जो उस हार्मोन को सीक्रेट करेगी जो कि प्यूबर्टी को यानी यौवन आरंभ को शुरू करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है एड्रिनल, सेकंड इज पिट्यूटरी, थर्ड इज थायराइड एंड फोर्थ इज पैनक्रियाज। मतलब अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड या फिर अग्नाशय बच्चों। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर हमारी बॉडी में एक मास्टर ग्लैंड नाम की ग्लैंड होती है, ठीक है। क्या नाम होता है उसका? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हर एक बॉडी के सीक्रेशन को मैनेज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मेजर फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम करती है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। Which hormone is responsible for the male secondary sexual characteristics? पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? देखो इस बेसिक चैप्टर में आपको बहुत ही छोटे छोटे से चीजें याद रखनी है। हार्मोन्स का नियम याद रखना है, कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कब हमें आता है वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा हार्मोन जो है वो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला है एस्ट्रोजन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर थायरोक्सिन। तो जब हमने हार्मोन्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों, तब आपको याद होगा कि हमने मेल एंड फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए दो हार्मोन्स को डिस्कस करा था। फीमेल के लिए कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, एंड मेल्स के लिए कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। आपको ये नाम याद रखना है और ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द एडम्स एप्पल इज फॉर्म ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। आदम का सेब या फिर एडम्स एप्पल किसके विकास से बनता है? आप लोगों ने बॉयज में जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप होते हुए देखे होंगे ना, जैसे जैसे बॉयज अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ते हैं, तब आपने देखा होगा कि उनकी नेक पर एक
एक बल्ज टाइप का आपको दिखाई देता है थोड़ा सा, ठीक है। जो उनका थ्रोट पार्ट होता है बच्चों, बेसिकली यहाँ की साइड पे एक बल्जिंग आउट, एक निकला हुआ हिस्सा दिखाई देता है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। वो किस वजह से हो रहा है? थायराइड ग्रंथि, स्वर यंत्र, पीयूष ग्रंथि या फिर पैराथायरॉइड? थायराइड ग्लैंड, वॉइस बॉक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड की वजह से। तो हमें पता है गोइटर एक डिफरेंट डिजीज है जो कि थायराइड ग्लैंड के बढ़ने की वजह से होती है ना, जिसमें हमारा गला पूरा बाहर निकल आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकला हुआ है। वो किस वजह से होता है बच्चों? लैरिंक्स की वजह से होता है, दैट इज स्वर यंत्र की वजह से। क्योंकि हमें पता है मेन एंड वुमेन में अगर मैं कंपैरिजन करूंगी या फिर गर्ल्स एंड बॉयज में मैं कंपैरिजन करूंगी, तो बॉयज का जो लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, स्वर यंत्र होता है, वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है साइज में, इसीलिए वो बल्ज आउट करता है, बाहर को दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज मिनार्च? मिनार्च क्या होता है? मिनार्च क्या, कौन सी सिचुएशन है? हमने फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कशन किया था, ठीक है ना, पीरियड्स बेसिकली जिनको हम बोलते हैं। उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक तो मेनोपॉज था बच्चों, एक था मिनार्च, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि मिनार्च क्या है? एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन या फिर ओव्यूलेशन? मासिक धर्म का अंत, मासिक धर्म की शुरुआत, निषेचन या फिर अंडोत्सर्जन? क्या होगा इसका आंसर? तो मिनार्क हो रहा है ना, मेनोपॉज नहीं हो रहा, कोई भी चीज बंद नहीं हो रही है। ये तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि पॉज से ही कोई चीज बंद होगी ना। यहाँ पर मेनोपॉज नहीं पूछा गया है, मेनार्क पूछा गया है। तो हमें पता है मेनार्क वो सिचुएशन होती है जहां पर मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है, मतलब मासिक धर्म शुरू होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ करते हैं थाला फॉर अ रीजन का क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? इनमें से कौन सा द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं है? ये पूछा गया कौन सा नहीं है, ठीक है। हमने बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, डीपनिंग ऑफ द वॉइस। स्तनों का विकास, चेहरे के बालों में वृद्धि, अंडाशयों का विकास या फिर आवाज का भारी होना। तो बच्चों अगर आप याद करोगे तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो है ना, वो गर्ल्स का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा है फेशियल हेयर, किस में आते हैं? बॉयज में आते हैं, हमको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज। ओवरीज का डेवलपमेंट कहाँ होता है? ओवरी तो पहले से भी प्रोडक्शन हो रहा था ना, डेवलप कैसे हो? नहीं। तो ये जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट है, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज अंडाशयों का विकास हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच हार्मोन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म? हमारे मेटाबॉलिज्म को, मतलब हमारे चयापचय, दैट इज मेटाबॉलिज्म को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? मतलब एकदम बूस्ट रहे हम एनर्जी से, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इसको रेगुलेट करेगा? एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या फिर इंसुलिन? बताओ फटाफट से। एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या फिर इंसुलिन? तो अगर मैं चारों ऑप्शंस को कंसिडर करूंगी तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, वो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब भी हमको स्ट्रेस होता है ना, मतलब 3F की कंडीशन हमारे साथ जब भी आएगी, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब आप किसी चीज से डर रहे हो, फियर है आपको, ठीक है। अगर आप किसी के साथ लड़ाई में फंस गए हो, फाइट कर रहे हो, या फिर आप फ्लाइट में बैठे हो, तो कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन। एस्ट्रोजन की बात करूं तो आपको पता है कि ये फीमेल का सेक्सुअल हार्मोन है। थायरॉक्सिन और इंसुलिन। इंसुलिन क्या है बच्चों? इंसुलिन इसमें काम नहीं आता, मतलब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट नहीं करता है। हमको पता है ये हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है ना। जो हमारे शुगर के लेवल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में कौन यूजफुल होता है? इंसुलिन। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो गया थायरॉक्सिन, ठीक है। और थायरॉक्सिन कौन सी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है? कौन सी ग्रंथि उसको प्रोड्यूस करती है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। Which of these is a reproductive hormone? इनमें से कौन सा प्रजनन हार्मोन है? ठीक है, ये बात करनी है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन की बात करते हैं। हमें पता है रिप्रोडक्शन होता किस वजह से है? मेल एंड फीमेल की वजह से। तो हमें तो इन दोनों का हार्मोन मालूम है ऑलरेडी।
पहला है इंसुलिन, मेलाटोनिन, एस्ट्रोजन या फिर थायरोक्सिन। मुझे पता है शुगर के लिए होता है थायरोक्सिन, अभी मुझे पता चल गया मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन जो है वो पिगमेंट को रेगुलेट करता है, मतलब हम गोरे होंगे, हम काले होंगे, वो किसकी वजह से होता है? मेलाटोनिन की वजह से होता है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो गया एस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, मतलब रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ठीक है, चलो, व्हाट इज अडोलोसेंस? सिंपल सा डेफिनेशन का क्वेश्चन है कि किशोरावस्था है क्या बेसिकली? पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी, पीरियड बिफोर प्यूबर्टी, पीरियड ऑफ लर्निंग या फिर नन। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता की अवधि, यौवन आरंभ से पहले की अवधि, सीखने की अवधि या फिर बच्चों कोई भी नहीं। तो हमें पता है अडोलोसेंस जो फेज है बच्चों, वो क्या फेज होता है? हमको पता है प्यूबर्टी पहला फेज है अडोलोसेंस से, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखा है? पीरियड बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले एडोलेसेंस तो नहीं आ सकता, क्योंकि हमको पता है कि भले ही ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पी से पहले आता हो, लेकिन एडोलेसेंस से पहले प्यूबर्टी हिट करती है ना? तो ये तो नहीं हो सकता। सीखने की उम्र तो पूरी जिंदगी तक खत्म नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सबने सुना होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, और नन भी नहीं हो सकता। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी, जहां पे आपको फिजिकली भी मेच्योरिटी मिलती है और साथ ही साथ में मेंटल मेच्योरिटी भी मिलती है, दैट इज शारीरिक और मानसिक परिपक्वता की अवधि। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट कॉजेज एक्ने ड्यूरिंग एडोलेसेंस? हमें पता है हमारी बॉडी में बच्चों बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मुंह पर हमारे क्या हो जाते हैं? एक्नेस हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? डर्ट की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की, सनलाइट या फिर वाटर, गंदगी, हार्मोनल असंतुलन, धूप या फिर पानी। तो देखो गंदगी तो बचपन में भी लगती थी, धूप भी लगती थी और पानी भी लगता था। तो हमें पता है एडोलेसेंस के टाइम पे क्या होता है बच्चों? एडोलेसेंस के टाइम पे हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। और वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं? एक तो ऑयल ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम को प्रोड्यूस करते हैं। इनकी वजह से हमारे चेहरे पर क्या निकलते हैं? पिंपल्स निकलते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है विल बी द राइट आंसर। इसी की वजह से हमारे चेहरे पर क्या निकल रहे हैं? पिंपल्स निकल रहे हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द फुल डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अकर ड्यूरिंग। प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास किस समय हो जाता है? बचपन में तो नहीं होता, हमें पता है। तो इन्फेंसी नहीं होगा, ओल्ड एज से पहले होगा, चाइल्डहुड भी नहीं होगा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा एडोलेसेंस की फेज में हमारे जितने भी प्रजनन के अंग होते हैं, जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सब एक्टिव रहते हैं और उनका पूर्ण विकास भी हो जाता है, डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाता है उनका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? हमने ये बात डिस्कशन कर ली है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो भैया मास्टर है, सबको दबा के रखता है ना? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर पीनियल ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, अधिव्रत या फिर पीनियल? तो हमको पता है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, पीयूष ग्रंथि है, वो कैसी है? मास्टर ग्लैंड है। आपको ये चीज याद रखनी है, कौन सा मास्टर ग्लैंड होता है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। Which of these is not a change during adolescence? adolescence के टाइम पर, किशोरावस्था के समय हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऐसा चेंज नहीं है? इंक्रीज हाइट, ये चेंज होता है। वॉइस क्रैकिंग, मेमोरी लॉस या फिर इमोशनल चेंजेस, लंबाई में वृद्धि, आवाज का बदलना, स्मृति हास या फिर भावनात्मक परिवर्तन। तो हमें पता है बच्चों एडोलेसेंस के टाइम पे हमारी हाइट बढ़ती है क्योंकि बोन्स का इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, आवाज का बदलना क्योंकि जो हमारा लार्निक्स है वो बेसिकली डिफरेंट वेज में ग्रो कर रहा है। स्मृति हास, क्या मेमोरी लॉस होता है? नहीं। भावनात्मक परिवर्तन, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं क्योंकि और ज्यादा आप बिहेवियरली, इमोशनली एंड फिजिकली फिट महसूस करते हो। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा स्मृति हास, दैट इज मेमोरी लॉस जो है वो किशोरावस्था के समय नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज क्या होता है? फिर आ गया क्वेश्चन, नार्क हो गया था, मेनोपॉज। पॉज से ही समझ जाओ ना, किसी भी वीडियो को पॉज करते होगे तो क्या होता है? बंद हो जाती है ना? फिर से रिज्यूम करते हो। मेनोपॉज क्या है? स्टार्ट ऑफ द प्यूबर्टी, एंड ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन, सडन ग्रोथ इन फीमेल्स या फिर नन। यौवन आरंभ की शुरुआत, रजोनोव्रति क्या है? यौवन आरंभ की शुरुआत है। अंडो
सर्जन या फिर मासिक धर्म का अंत है, महिलाओं में अचानक वृद्धि या फिर कोई भी नहीं। तो हमें पता है पॉज का क्या मतलब है बच्चों, अंत होना है, दैट इज एंड होना है। तो हमें पता है एंड ऑफ ओव्यूलेशन एंड साथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बंद होना क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। Why is balanced diet important for adolescents? किशोरावस्था या फिर किशोरों के लिए संतुलित आहार क्यों जरूरी है बच्चों? बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों भाई चिप्स और पिज्जा बर्गर नहीं खा सकते हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? हमें तो वही पसंद है, जंक फूड खाना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है संतुलित आहार क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए तो उसके लिए तो मैं टीवी और फोन भी देख सकती हूँ, स्लीप के लिए सोने के लिए तो टीवी बंद करनी पड़ेगी, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर पासिंग एग्जाम के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए अगर जेएनवी में पढ़ाई करनी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो वेदा एकेडमी की एप्लीकेशन को, क्योंकि वहां पर मिलने वाला है फ्री एआईएमटी मॉक टेस्ट और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एग्जाम में पास होने के लिए, स्पेशली जेएनवी को क्रैक करने के लिए आपको वेदा एकेडमी को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मनोरंजन के लिए, नींद के लिए, उचित वृद्धि और विकास के लिए या फिर परीक्षा पास करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब उचित वृद्धि और विकास के लिए क्या जरूरी है, बैलेंस डाइट को खाना जरूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो और प्रोटीन्स का बिल्कुल रेगुलर और प्रॉपर अमाउंट हो। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। रिप्रोडक्टिव फेज इन मेल्स बिगिन, पुरुषों में प्रजनन अवस्था कब शुरू होती है? मेनोपॉज के टाइम पे तो हमें पता है ये तो गर्ल्स का है ना, ये नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, रजनोवृत्ति नहीं है। वॉइस चेंजेस, स्पर्म प्रोडक्शन या फिर फेशियल हेयर, आवाज में बदलाव, शुक्राणु निर्माण या फिर चेहरे पर बाल। ध्यान से देख लो क्या पूछा गया है बच्चों, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पूछा गया है। प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, स्पर्म के प्रोडक्शन की वजह से, है ना। शुक्राणु निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए रिप्रोडक्टिव फेज का आंसर क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इन द मेल्स, पुरुषों में वृषण दैट इज टेस्टेड, ये क्या है बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल में, का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है। प्रोडक्शन ऑफ एग्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन, कंट्रोल हार्ट बीट, रेगुलेट डाइजेशन। अंडाणु बनाना, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरॉन बनाना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, पाचन नियंत्रित करना। अभी मैंने आपको बताया टेस्टिस क्या है बच्चों, ये हमारा रिप्रोडक्टिव मेल्स में बेसिकली, ठीक है ना। किसमें, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, मेल्स की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये टेस्टिस, है ना। इससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। तो अंडे कौन बनाता है, हमको पता है एग्स किसका कैरेक्टरिस्टिक है, फीमेल का। तो ये नहीं होगा, हार्ट बीट वाला भी नहीं होगा और डाइजेशन भी नहीं होगा। सिंपल सा है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है एंड हमारा जो हार्मोन है मेल्स में उसको प्रोड्यूस करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। शुक्राणु और टेस्टोस्टेरॉन बनाने का इसका बेसिक कार्य है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज, अब बता दो फटाफट से, अंडाशय मतलब फीमेल के लिए कौन सा हार्मोन बनाते हैं, जो अंडे हैं वो कौन सा हार्मोन बनाते हैं, है ना। ओवरीज कौन सा हार्मोन को बनाएंगी, हमें पता है टेस्टोस्टेरॉन मेल का है, एड्रेनलिन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हमको पता चल गया एस्ट्रोजन आंसर होगा। सिंपल सी बात है, याद रखना है फीमेल में एक ही हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चों, एस्ट्रोजन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, अब फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, पेनिस, यूट्रस, ओवरी या फिर ब्रेस्ट। लिंग, गर्भाशय, अंडाशय या फिर स्तन बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात पूछी गई है। ठीक है, तो हमको पता है पेनिस मेल का पार्ट है, ओवरीज, ब्रेस्ट एंड यूट्रस ये तीनों जो है वो फीमेल का पार्ट है, ये हमें पता है। अंडाशय, गर्भाशय और स्तन जो है वो फीमेल्स में प्रेजेंट रहता है। पहले बात करते हैं स्तन की। ब्रेस्ट जो है वो डायरेक्टली सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करते हैं।
फिर है हमारा गर्भाशय। हमको पता है गर्भ में क्या होता है बच्चों, यूट्रस में क्या होता है, बच्चा डेवलप होता है ना। डेवलपमेंट के लिए अगर हम बेबी के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यूट्रस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रिप्रोडक्शन करवाना है तो हमको स्पर्म एंड क्या चाहिए, एग चाहिए। एग का प्रोडक्शन कौन करेगा, बेसिकली फीमेल्स में एग का प्रोडक्शन कौन करता है, अंडाशय करता है, दैट इज ओवरी। तो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल का होता है बच्चों, वो कौन हो गया, ओवरीज हो गई, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स को प्रोड्यूस करती है। क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव सेल्स इन मेल कॉल्ड, पुरुषों में प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं, ठीक है, सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसको क्या बोलेंगे, एग हमको पता है फीमेल्स का होता है, ओवम उसी का प्लूरल फॉर्म है, स्पर्म या फिर जाइगोट बच्चों, अंडाणु, अंडा, शुक्राणु या फिर युग्मनज। तो हमको पता है एग एंड ओवम आर द सेम थिंग, बस प्लूरल और सिंगुलर का फर्क है। एग बच्चों क्या है, सिंगुलर है, अगर मैं एक की बात करूंगी तो मैं एग लिखूंगी, ओवम की बात करती हूँ बच्चों तो वो क्या हो जाता है, ये प्लूरल होता है एग का ही, सेम बात है, और ये दोनों फीमेल्स में मतलब महिलाओं में पाए जाते हैं। फिर जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, तो जाइगोट आपको पता है कब बनता है, जब हमारा एग किसके संग फर्टिलाइज करता है, स्पर्म के संग, तो हम क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, तो ये तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्टिव सेल मेल्स का कौन होगा बच्चों, स्पर्म। यही अगर ये क्वेश्चन होता कि रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा होगा फीमेल्स में, तो हमको पता है ओवम या फिर एग होगा, जो भी ऑप्शन हो उसको ही मार्क करके आए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट डज द टर्म वॉइस क्रैकिंग मीन इन बॉयज, लड़कों में वॉइस क्रैकिंग का क्या मतलब है ना, वॉइस क्रैक कर रही है, क्या मतलब है इसका, तेज से गाना गा रहे हैं, जोर से गाना गा रहे हैं, सडन चेंजेस इन द वॉइस पिच, आवाज की पिच में अचानक बदलाव आना, लूजनिंग वॉइस कंप्लीटली, स्पीकिंग सॉफ्टली, आवाज की पूरी तरह खो जाना या फिर धीरे बोलना। तो हमको पता है वॉइस में चेंज आता है बिकॉज ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉयज में, ठीक है, द्वितीय जो है लैंगिक लक्षण है, हमको ये पता है, ठीक है। तो अब वॉइस क्रैकिंग का क्या मतलब है, क्रैक कर रही है आवाज, मतलब सडन चेंजेस आ रहे हैं वॉइस की पिच में, जो पिच है हमारी वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ये हार्ट बीट नहीं है, ये पिच का साइन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आवाज की पिच में अचानक से बदलाव आना का क्या मतलब है, वॉइस क्रैकिंग हो रही है वॉइस में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का करेक्ट ऑर्डर बनाना है, मासिक चक्र का सही क्रम बताओ, ठीक है ना, केबीसी वाला क्वेश्चन लग रहा है, क्रम बताइए, है ना। सबसे पहला है ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, एग रिलीज, पहला ओव्यूलेशन हो गया, फिर आएगा मेंस्ट्रुएशन, फिर आ रहा है एग रिलीज, मेंस्ट्रुएशन एग रिलीज ओव्यूलेशन, एग रिलीज ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन एग रिलीज। अंडोत्सर्जन, मासिक धर्म, अंडे का निर्माण, मासिक धर्म, अंडा निर्माण या फिर अंडोत्सर्जन, फिर इसी तरीके से जो है वो आपस में इनको डिसबैलेंस किया गया है, अपनी अपनी प्लेसेस पे लगाया गया है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को याद कर लो एक बार के लिए, ठीक है। पहले क्या होगा, हमें पता है जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है फीमेल्स में, तब तक वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनका इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता है, मतलब एक्टिव नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ओव्यूलेशन होगा, मतलब ये जो है वो क्या करेगा, ओव्यूलेशन करवाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है, ओव्यूलेशन हो जाएगा तो एग का रिलीज भी हो जाएगा, सिंपल एंड क्लियर आंसर हो जाएगा डी, दैट इज मासिक धर्म, अंडोसर्जन, अंडे का निर्माण, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हाउ लॉन्ग डज अ टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट, सामान्य मासिक चक्र कितने दिनों का होता है। हमने यहाँ पर एक पूरी साइकिल डिस्कस करी थी बच्चों, मंथ में कितने दिन होते हैं, हमको पता है अप्रोक्सीमेटली 30 डेज होते हैं हर एक मंथ में, है ना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मंथली साइकिल है, मतलब एक मंथ में एक बार आएगी ही आएगी, है ना। तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म है, वो मंथ में एक बार आ रहा है, ठीक है। अब ये रिपीट कब होता है, 1 से लेकर 28 डेज के बीच में इसका पीरियड रहता है, ये हर 28 डेज के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा 28 डेज, ठीक है। हर 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अपने आप को रिपीट करेगी, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। Which vitamin is most important for the bone development during adolescence?
किशोरावस्था में हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? अब बता दो फटाफट से। बोन्स को डेवलप करना है तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हमें लेने की जरूरत है? ए, सी, बी या फिर डी? ए, सी, बी या फिर डी? बताओ फटाफट से। बोन को डेवलप करना है मतलब कैल्शियम का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ना चाहिए, है ना? कैल्शियम एंड फास्फोरस से ही तो बनी होती है हमारी बोन्स। तो कैल्शियम का अमाउंट कौन सा ऐसा विटामिन है बच्चों जो बढ़ाएगा? हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। विच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल? फीमेल्स की बात करी गई है, लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ओवरीज, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, यूट्रस या फिर वजाइना, अंडाशय, स्तनों का विकास, गर्भाशय या फिर योनि। मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया है, ऑर्गन नहीं पूछा गया है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यूट्रस ऑर्गन है जहां पर बच्चा डेवलप होता है। वेजाइना एक डिफरेंट ऑर्गन है ना? तो ये तीनों तो हमको पता है कि नहीं हो सकते। तो सिंपल है कि स्तनों का विकास जो है वो उनका प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसमें? फीमेल्स में। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। Which hormone controls the development of the male sex hormone organs? पुरुषों यौन अंग के विकास के लिए कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? हमको पता है मेल्स एंड फीमेल्स में दो ही सेक्स और हार्मोन्स होते हैं। फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन है, मेल्स के लिए टेस्टोस्टेरोन है। घुमा फिराकर एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों टेस्टोस्टेरोन। और कहीं कहीं किसी किसी पेपर में एस्ट्रोजन को ओएस्ट्रोजन भी लिखते हैं, उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, दे बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। Which of the following is an example of the endocrine gland? निम्न में से कौन सा अंतर्स्रावी ग्रंथि का उदाहरण है बच्चों? तो सबसे पहला है सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज या फिर स्वेट ग्लैंड। लार ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत या फिर स्वेद ग्रंथि। फटाफट से बता दो। एंडोक्राइन ग्लैंड जिनका डायरेक्ट सिक्रीशन ब्लड में जाता है ना? जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, इनके पास डक्ट नहीं है। क्या नहीं है इनके पास? डक्ट्स नहीं है। ये डक्ट्स लेस ग्लैंड है, मतलब इनका जितना भी सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, खून में मिल जाएगा। तो हमें पता है कौन सा है, सैलिवरी ग्लैंड नहीं होती, ना ही स्वेट, ना ही लिवर। और लिवर तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों पैनक्रियाज। जो हमारा अग्नाशय होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, उसका डायरेक्ट सिक्रीशन कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। बात करते हैं 29 की। आयोडीन डिफिशियंसी इन एडोलेसेंस कैन लीड टू। किशोरावस्था में आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? पहला अनीमिया, गोइटर, ओबेसिटी या फिर एस्मा। अनीमिया, गंडमाला, गोइटर, मोटापा या फिर दमा का रोग। क्या हो सकता है बच्चों? तो हमको पता है आयोडीन की कमी से मतलब अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं है तो आपको क्या हो सकता है बच्चों? गोइटर हो सकता है। सिंपल सा गंडमाला, जिसमें क्या होता है बच्चों? हमारा जो गला होता है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल आता है। ठीक है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती है, इस वजह से गोइटर हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड? अधिवृक्क ग्रंथि का कार्य क्या है? याद रखना 3F के लिए काम करती है। प्रोड्यूस इंसुलिन नहीं, प्रोड्यूसेस एड्रेनालाइन फॉर स्ट्रेस रिस्पॉन्स। 3F या फिर स्ट्रेस के नाम से इसको याद रख लो। ठीक है, इंसुलिन बनाना, तनाव के समय एड्रिनल बनाना, शुक्राणु बनाना, पाचन में मदद करना। हमको पता है ये क्या करती है? एड्रिनालिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। ग्लैंड है ना, हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी और साथ ही में किसके रिस्पॉन्स में? स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में काम करती है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बी, दैट इज तनाव के समय एड्रिनालिन बनाना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। Which of the following are the sex hormones? इनमें से कौन से यौवन के हार्मोन्स हैं? यौन हार्मोन्स हैं। हमको पता है इंसुलिन, थायरोक्सिन नहीं होगा, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन एंड मेलाटोनिन नहीं होगा, क्योंकि दो ही हार्मोन्स है। पहला है टेस्टोस्टेरोन जो मेल में काम करता है, सेकंड है एस्ट्रोजन जो कि फीमेल्स में काम करता है। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। अ बैलेंस डाइट शुड कंटेन, संतुलित आहार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभी मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स तीनों होने चाहिए। तो सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट ऑर्डर में जहां पर भी मौजूद होंगे उसी डाइट को हम क्या बोलेंगे? पोषक तत्व सारे होने चाहिए। संतुलित आहार वही कहलाएगा जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट्स एकदम राइट अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो, सिर्फ प्रोटीन ही खा रहे हो, सिर्फ फैट्स ही खा रहे हो, है ना? हर एक चीज प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, इनमें से कौन सा यौन हार्मोन का कार्य नहीं है? ठीक है, सेक्स हार्मोन का काम नहीं है। कंट्रोल प्यूबर्टी, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स। यौवन का नियंत्रण करना, प्रजनन अंगों में वृद्धि, रक्तचाप का नियंत्रण, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। तो हमें पता है बच्चों, प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है सेक्स हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ को भी, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स को भी। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन करने के लिए सेक्स हार्मोन्स नहीं करते हैं, सेक्स हार्मोन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ब्लड प्रेशर का आंसर जो है वो सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। विच हार्मोन कंट्रोल्स द शुगर मेटाबॉलिज्म? अभी मैंने आपको बताया था ब्लड शुगर के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? शर्करा चयापचय के लिए एड्रेनालिन, हमको पता है स्ट्रेस के टाइम पे, तनाव के टाइम पर एड्रेनालिन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए है, और इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भी हमको पता चल गया वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों इंसुलिन, जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा क्योंकि हार्मोनल क्वेश्चन जेएनवी वालों को बड़े ही पसंद हैं। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इन वुमेन मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स अराउंड व्हाट एज? महिलाओं में मासिक धर्म लगभग किस उम्र तक बंद हो जाता है? साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हमने पढ़ा है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर 15 या फिर 16 की एज से स्टार्ट होती है तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर तो खत्म ही होगी। तो वो कौन सी एज होगी? मतलब बेसिकली पूछ रहे हैं मेनोपॉज कब होगा, है ना? जो रजोनोवृत्ति है बच्चों वो कब होगी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज की जो वुमेन्स की एज होती है वहां पर क्या हो जाता है? मेनोपॉज हो जाता है। मतलब महिलाओं में मासिक धर्म 45 टू 50 की एज तक चलता है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब ये तो बात हो गई कि लेक्चर देखकर आपने क्वेश्चंस परफॉर्म कर लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया मेरे साथ। लेकिन अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हो ना, अगर आपके अंदर ही वो जुनून है कि नहीं जेएनवी जाऊंगा तो खुद की प्रैक्टिस से जाऊंगा, तो हमारे पास आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। आओ बताती हूँ। सबसे पहले है आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हो, जो कि क्लास 6 मतलब जो बच्चे क्लास 5th में हैं और 6th की तैयारी कर रहे हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, सिमिलर बुक हमने बना रखी है क्लास 9th के लिए भी, जिसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आजकल फोन बहुत चलाते होंगे, वेदा अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो जो कि फ्री है सब लोगों के लिए, चाहे वो एनरोल्ड हो या फिर नॉन एनरोल्ड हो। वहां पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। साथ ही साथ में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस PYQs वहां पर आपको करने के लिए मिलते हैं। तो फटाफट से डाउनलोड कर लो वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को, क्योंकि बड़े ही काम की चीज है। ठीक है, इसी के साथ हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो तो आ जाओ, लक्ष्य को भेदते हैं लक्ष्य बैच से। मतलब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लक्ष्य बैच, जो कि 18th ऑफ अगस्त से बच्चों स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही बढ़िया मेंटोर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, लक्ष्य बैच पे ऑफर भी चल रहा है क्योंकि क्या आने वाला है? इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। तो 17 अगस्त तक एक ऑफर वैलिड है जिसमें आपको कितने रुपीस का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों? ₹500 का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये कब तक वैलिड है? 17th ऑफ अगस्त तक ये वैलिड है। आपको सिर्फ एक कोड कूपन लगाते हो ना, कोड को लगाना है जिसका नाम है बच्चों भारत। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाओगे वैसे ही आपको ₹500 का ऑफ मिल जाएगा। तो फटाफट से लक्ष्य बैच में एनरोल कर लो। ये क्लास 7 और 8वीं में पढ़ रहे बच्चों के लिए है और साथ ही में दोनों मीडियम्स को भी कवर करने वाला है, इंग्लिश भी और हिंदी भी।
ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं और इसका छोटा सा प्राइस है जिसका अमाउंट है 5499। ठीक है, तो फटाफट से एनरोल कर लो, वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको खुद देखना है कि मैं AIMT में कहां स्टैंड कर रहा हूं या फिर कहां स्टैंड कर रही हूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय।